शरीर को फैलाकर मुझ पर चढ़ी हुई होती है और बड़े आराम से सो रही होती है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि उसका चेहरा मेरे चेहरे से 1 सेंटीमीटर भी दूर नहीं होता। उसकी गर्म सांसें लगातार मेरे होंठों को छू रही होती हैं। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं हल्का सा खनखारता हूँ, जिस पर उसकी पलकें हल्के से कांपती हैं। आंखों के कोने में एक शरारती मुस्कान झलकती है और फिर वह दोबारा आंखें बंद कर लेती है। अब मुझसे भी नाटक नहीं होता। हाँ त्यान, तुम्हारा स्लीप वॉकिंग अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। वह तुरंत बोल पड़ती है। जियांगची, तुम मौका देखकर फायदा उठा रहे हो? मैं हंस देता हूँ। अच्छा, नाटक जारी रखो। वैसे भी इस स्क्रिप्ट को बदले हुए तुम्हें काफी समय हो गया है। तुम झूठ बोल रहे हो, साफ दिख रहा है कि तुम्हारे मन में बुरे इरादे हैं। मैं तुरंत जवाब देता हूँ। आधी रात को बेडरूम से निकलकर यहाँ तक जीपीएस की तरह एक्यूरेट तरीके से कौन पहुंचा था? और फिर खुद को कंबल बनाकर मेरे ऊपर कौन लेट गया था? ऊपर से चोरी और सीना जोरी भी कर रही हो। सच में प्रोफेशनल हो तुम। वह तुरंत मुंह फुलाकर कहती है। वह मैं नहीं थी, मैं स्लीप वॉकिंग कर रही थी। अच्छा, स्लीप वॉकिंग? तो फिर स्लीप वॉकिंग करते हुए तुमने क्या क्या किया, ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए। कैसे कोई स्लीप वॉकिंग में मुझे पिलो की तरह पकड़कर सो सकता है? ऊपर से नींद में बड़बड़ाना और खुद ही मुस्कुराना भी। यह सुनकर वह समझ जाती है कि बहस में जीतना मुश्किल है, जिस पर वह तुरंत अपना एक्टिंग मोड बदल देती है और आंखों से मोती जैसे आंसू गिराने लगती है। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल सच में पिघलने लगता है, लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग का ट्यूमर फिर से याद आ जाता है, जैसे किसी ने बर्फ का पानी डाल दिया हो। मेरे सारे गलत समय पर पैदा हुए ख्याल तुरंत खत्म हो जाते हैं। मैं खुद को सख्त बनाता हूँ, उसे धीरे से हटाता हूँ और बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता हूँ। पीछे से उसकी भरी हुई आवाज सुनाई देती है। जियांगची, तुम बहुत बुरे इंसान हो। लेकिन मैं फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखता और सीधे अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता हूँ। अगली सुबह मैं जानबूझकर जल्दी उठता हूँ और डॉर्मेट्री से निकल जाता हूँ। इतने दिनों तक लगातार उसके पीछे पड़े रहने की आदत पड़ चुकी थी। अब यह शांति उल्टा मुझे खालीपन का एहसास देने लगती है। लेकिन उसी दिन दोपहर में जैसे ही मैं अपनी सावधानी थोड़ी कम करता हूँ, वह जानी पहचानी परछाई फिर से दिखाई देती है। दूर से ही उसकी फेमिलियर खुशबू हवा में तैरती हुई मेरे पास पहुंच जाती है। हमारी नजरें मिलती हैं। माहौल ऐसा लगता है जैसे हवा में बिजली चमक रही हो। मैं कुछ समझ पाऊं उससे पहले ही वह तेजी से दौड़कर सीधे मेरी बाहों में आ गिरती है। पति, क्या कल तुम मुझसे नाराज हो गए थे, इसलिए मुझे छोड़कर भाग गए थे? मैं मन ही मन सोचता हूँ कि अगर सच में शिकायत भी होती तो क्या मैं बोल पाता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा मत सोचो। मुंह से मैं ऐसा कहता हूँ, लेकिन शरीर उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा होता है। दिक्कत बस इतनी होती है कि मैं उसे हिला तक नहीं पाता। आसपास के स्टूडेंट्स एक साथ हमारी तरफ देखने लगते हैं। कई लोगों के फोन की स्क्रीन चुपचाप चमक रही होती है। मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि कल कॉलेज फोरम की पिंड पोस्ट यही होने वाली है। जियांगची और हान तिएन के रहस्यमयी रिश्ते का खुलासा। दिन दहाड़े इस तरह चिपकने का मतलब आखिर क्या था? जितने ज्यादा लोग देखने लगते हैं, हान तिएन उतना ही कसकर मेरी कमर पकड़ लेती है, यहाँ तक कि अपना सिर भी मेरी छाती में छुपा लेती है। तभी अचानक उसकी कुछ बेस्ट फ्रेंड्स वहां से गुजरती दिखाई देती हैं। हमारी नजरें मिलती हैं। उनकी आंखों में साफ शरारत दिखाई देती है, लेकिन वे जानबूझकर अनजान बनने लगती हैं। मैं लगभग रोते हुए कहता हूँ, मेरी प्यारी बहनों, इसे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम सबको बारबेक्यू खिलाऊंगा। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। अरे वाह, आज तो हवा बहुत तेज चल रही है। आंख में कुछ चला गया है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मैं लगभग चीख पड़ता हूँ, किसी डूबते हुए इंसान को यूं मत छोड़ो, इसे ले जाओ। लेकिन वे हंसते हुए जवाब देती हैं, नहीं नहीं, हमें लाइब्रेरी जाना है, हम थर्ड व्हील नहीं बनना चाहते। अब मैं पूरी तरह हार मान लेता हूँ। दिल राख की तरह ठंडा पड़ चुका होता है। जाते जाते वे पीछे मुड़कर एक और तीर चला देती हैं। ब्रोदर जियांग, हान तियाओ निगढ़ेन तुम्हारे भरोसे है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं पूरी तरह स्पीलेस हो जाता हूँ। फिर नीचे देखता हूँ। मेरी बाहों में मौजूद लड़की सिर उठाकर मुझे देख रही होती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही होती हैं। चेहरे पर ऐसी विजयी मुस्कान होती है जैसे सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हुआ हो। अभी कुछ मिनट पहले वाली बेचारी लड़की का नामो निशान भी नहीं बचा होता। और फिर शुरू हो जाती है एक और दोपहर। हान तिएनगेन मुझे जबरदस्ती पूरे शहर में घुमाती रहती है। रात तक मैं थककर बुरी हालत में पहुंच जाता हूँ। आखिरकार हम दोनों वापस अपार्टमेंट लौटते हैं। मैं मरे हुए कुत्ते की तरह सोफा पर गिर पड़ता हूँ। फिर गंभीर आवाज में उसे वार्निंग देता हूँ, आज रात ठीक से बेड पर सोना। अगर फिर आधी रात को स्लीप वॉकिंग करके यहाँ आई या कोई नया ड्रामा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी आवाज सुनकर वह सच में डर जाती है। वह होंठ फुलाकर बिल्कुल किसी सताई हुई छोटी पत्नी जैसी लग रही होती है। धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। हर 3 कदम बाद पीछे मुड़कर मुझे देखती है। आखिर बेडरूम तक पहुंचती है, कंबल ओढ़ती है और सिर्फ अपनी चमकती आंखें बाहर छोड़ देती है। उसे इस तरह देखकर मेरे दिल में अजीब सी भावनाएं उठती हैं। मैं सोफा पर लेट जाता हूँ और यूं ही कॉफी टेबल पर रखा हान तिएनगियान का आईपैड उठा लेता हूँ। सोचता हूँ थोड़ा गेम खेलकर मन हल्का कर लूं, लेकिन जैसे ही स्क्रीन अनलॉक होती है मैं पूरी तरह सुन्न रह जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे बिजली सीधे मेरे सिर पर गिर गई हो। सांस लेना तक भूल जाता हूँ। गैलरी ऐप एक फोटो एल्बम पर खुली होती है। एल्बम के अंदर सैकड़ों फोटोज भरे होते हैं और उन सभी फोटोज में हान तियाओ नियन एक आदमी के साथ बेहद करीब दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उस आदमी का चेहरा होता है। उसकी आंखें,
उसकी भौहें, नाक, होंठ, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे वही चेहरा मेरे चेहरे की कॉपी हो। नहीं, सिर्फ मिलता जुलता नहीं, लगभग बिल्कुल एक जैसा। लेकिन हिसाब लगाऊं तो हान तिएनगियन से मेरी मुलाकात हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, जबकि इन फोटोज के बैकग्राउंड और मौसमों के बदलाव को देखकर साफ पता चलता था कि ये कई सालों की तस्वीरें थीं। और एक बात बिल्कुल तय थी, उन फोटोज में मौजूद आदमी मैं नहीं था। तो क्या मेरा कोई और भाई भी है, कोई बिछड़ा हुआ ट्विन ब्रदर जिसके बारे में मैंने कभी सुना तक नहीं है? ये सोचकर मैं खुद को शांत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दिल के अंदर उठ रही बेचैन लहरें रुकने का नाम नहीं लेती हैं। मगर जैसे ही मैं वापस मेन स्क्रीन पर आता हूँ, वॉलपेपर में लगी वह हाई क्वालिटी फोटो किसी भारी हथौड़े की तरह सीधे मेरे सिर पर आकर पड़ती है। वह एक वेडिंग फोटो होती है। फोटो में मेरे जैसा ही चेहरा रखने वाला एक आदमी एक खूबसूरत वेडिंग ड्रेस पहनी हुई लड़की को अपनी बाहों में कसकर पकड़े रहता है, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि हान शियाओयान ही होती है, जिसे देखकर मेरी सांसें रुकने लगती हैं। ऐसा फील होता है जैसे कमरे की सारी हवा अचानक खींच ली गई हो। मेरा दिमाग सुन्न पड़ने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, और इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे दिल में ऐसा दर्द उठता है जैसे किसी ने सालों पुराना सिरके का पूरा मटका उसमें उड़ेल दिया हो। एक तरफ कड़वाहट होती है, दूसरी तरफ घुटन, और साथ ही साथ धोखा खाने का एहसास भी मुझे अंदर से तोड़ने लगता है। तो यह लड़की सिर्फ किसी और की गर्लफ्रेंड ही नहीं है, बल्कि इनके वेडिंग फोटोज तक खिंच चुके हैं। शायद शादी की रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी हो, जिस पर मुझे अचानक सब समझ आने लगता है। आखिर वह मेरे साथ इतनी क्लोज क्यों हो रही थी, इतनी स्पेशल क्यों थी, इतनी एग्रेसिव होकर मेरे करीब क्यों आ रही थी? क्योंकि मैं उसका पहला चॉइस कभी था ही नहीं। मैं तो बस उसके असली बॉयफ्रेंड का सब्स्टिट्यूट था, एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा उसके बॉयफ्रेंड से मिलता था, जिस पर मेरा दिल किसी कांच के टुकड़े की तरह जमीन पर गिरकर बिखर जाता है। मैं झटके से सोफा से उठता हूँ, अपने चेहरे को पोंछता हूँ जो न जाने कब आंसुओं से भीग चुका था, फिर बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल जाता हूँ। पीछे से हान शियाओयान की हैरान और घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, जियांगची। लेकिन मैं एक बार भी मुड़कर नहीं देखता। उस दिन के बाद हान शियाओयान काफी देर तक मेरे डॉर्मेट्री से नहीं जाती है। वह मुझे बार बार कॉल करती है, लगातार मैसेजेस भेजती है, लेकिन मैं उनमें से किसी का भी जवाब नहीं देता। मैं बिस्तर पर सिर पकड़कर लेटा रहता हूँ, फिर भी नीचे से उसकी तेज आवाज साफ सुनाई देती है, जियांगची, तुम कछुए की तरह छिपे क्यों बैठे हो? नीचे आओ। नीचे काफी लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वह अब अपनी कैंपस ब्यूटी वाली इमेज की बिल्कुल परवाह नहीं करती है, बस लगातार चिल्लाती रहती है, जिस पर मैं कंबल के अंदर दुबका हुआ सोचता रहता हूँ कि उसे मेरे चेहरे से प्यार है, मेरी सोल से नहीं। अगर उसे मेरे अंदर के इंसान से प्यार होता तो वह मुझे किसी और का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं बनाती। इसलिए चाहे वह गला फाड़कर कितनी भी आवाज लगाए, मैं अपनी जगह से हिलता तक नहीं हूँ। आखिरकार डॉर्मेटरी वार्डन जबरदस्ती लाइट्स ऑफ करवा देती है, जिसके बाद नीचे का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है, मगर मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा रहता है। मैं पूरी रात जागता रहता हूँ। सुबह होने तक एक पल भी नींद नहीं आती। तभी मेरा पेट भूख से विरोध करना शुरू कर देता है, जिस पर मैं सोचता हूँ कि पहले कैंटीन जाकर 2 मीट बंस खा लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं नीचे पहुंचता हूँ, मेन गेट के पास एक जानी पहचानी फिगर दिखाई देती है, हान शियाओयान। वह सच में पूरी रात यहीं बैठी रहती है। इस समय उसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए होते हैं, मेकअप भी पूरी तरह फैल चुका होता है। जैसे ही वह सिर उठाकर मुझे देखती है, उसकी आंखों में थकान और खालीपन साफ नजर आता है। वह धीरे से पुकारती है, जियांगची। लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। मैं नजरें फेर लेता हूँ और दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता हूँ, मगर वह बिजली की तरह तेजी से उठती है, लगभग हाथ पैरों के सहारे जमीन से खड़ी होती है, लड़खड़ाती है, और अगले ही पल मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। मैं दांत भींचकर कहता हूँ, हान शियाओयान, क्या मुझे बेवकूफ बनाकर तुम्हें बहुत मजा आया? अगर तुम्हें अपने भाई यूएंग के पास जाना है तो जाओ, मैं किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहता। हम ब्रेकअप करते हैं। जिस पर वह तुरंत सिर हिलाती है, नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मरने वाला हूँ? अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। यह सुनकर उसका पूरा शरीर जैसे फ्रीज हो जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, उनमें दर्द और बेबसी साफ दिखाई देती है, जिस पर मैं उसके जवाब देने से पहले ही मुड़कर वहां से चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि अब शायद वह मेरा पीछा छोड़ देगी, लेकिन मैं गलत साबित होता हूँ। हान शियाओयान हर दिन बॉयज डॉर्मेटरी के नीचे आकर खड़ी रहती है। वह मुझे इतना परेशान कर देती है कि आखिरकार मुझे कैंपस के बाहर शिफ्ट होना पड़ता है, चाहे उसके कॉल्स हों या उसके रूममेट्स के। मैं किसी का भी जवाब नहीं देता। फिर एक दिन स्कूल फोरम पर एक वीडियो दिखाई देता है। टाइटल होता है, कैंपस ब्यूटी हान शियाओयान जियांगची का इंतजार करते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर से टकराई। यह देखकर मैं घबरा जाता हूँ और तुरंत उसकी रूममेट को कॉल करता हूँ, जिस पर वह गुस्से से कहती है, हान शियाओयान आज हॉस्पिटल में है और इसकी वजह तुम हो। फिर वह बताती है कि उस रात हान शियाओयान को पता ही नहीं था कि मैं कैंपस छोड़ चुका हूँ, इसलिए वह पूरी रात बॉयज डॉर्मेटरी के नीचे मेरा इंतजार करती रहती है। सुबह ठंड लगने पर जब वह वापस लौट रही होती है, तभी कैंटीन
कैंटीन की डिलीवरी स्कूटर उससे टकरा जाती है। यह सुनकर मेरे अंदर अपराध बोध भर जाता है, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर पहुंचता हूं तो मेरे कदम अचानक रुक जाते हैं। खिड़की से अंदर देखने पर पता चलता है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा पीला दिखाई देता है, जैसे कुछ ही दिनों में वह कई साल बूढ़ी हो गई हो, जिस पर मेरे अंदर वार्ड का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं बचती है। अपना मन शांत करने के लिए वीकेंड पर मैं घर लौट जाता हूँ। घर में हल्की धूल जमी हुई होती है। पूरा घर पहले की तरह जाना पहचाना होने के बावजूद बेहद ठंडा और सूना लगता है। मेरी नजर दीवार पर टंगी मॉम और डैड की फोटो पर जाकर टिक जाती है। उनकी जवान मुस्कान हमेशा के लिए उसी तस्वीर में कैद रहती है, जिस पर मेरे अंदर दबा हुआ दर्द आखिरकार फूट पड़ता है। मैं दीवार के सहारे धीरे धीरे नीचे फिसल जाता हूँ और जमीन पर बैठकर बिना आवाज के रोने लगता हूँ। पुरानी यादें बाढ़ की तरह लौटने लगती हैं। जब मैं सिर्फ 6 साल का था, तब एक प्लेन क्रैश मेरे माता पिता को मुझसे छीन लेता है। वे मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ गए थे, लेकिन परिवार का प्यार कभी वापस नहीं छोड़ पाए। और जियांगची नाम ही वह आखिरी चीज होती है जो मुझे अकेलेपन के खिलाफ लड़ते हुए आज तक जिंदा रखती है। न जाने कितनी देर रोने के बाद मैं खुद को संभालता हूँ। फिर फोटो में मुस्कुरा रहे मॉम और डैड को देखकर धीमी आवाज में कहता हूँ, मॉम डैड चिंता मत करो, शायद मैं भी जल्द ही आप दोनों के पास आ जाऊंगा। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, मेरे सिर का दर्द फिर से बढ़ने लगता है, मानो कोई बुरी खबर पहले से मेरा इंतजार कर रही हो। तभी अचानक फोन रिंग होने लगता है। कॉल डॉक्टर झांग की होती है। वह पूछते हैं, जियांगची आज फिर तुम अकेले आए हो? मैं हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, मैं हमेशा से अकेला ही था। जिस पर डॉक्टर झांग कुछ देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर ने अब ब्रेन नर्व्स पर गंभीर दबाव डालना शुरू कर दिया है। बीमारी तेजी से बिगड़ रही है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, तुम हान शियाओयान को भी भूल गए हो क्या? यह सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। मैं हैरानी से पूछता हूँ, कौन? डॉक्टर झांग भी चौंक जाते हैं। तुम्हें हान शियाओयान याद नहीं है? वह हमेशा तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट के दौरान रहती थी। तुम्हारी बीमारी को सबसे ज्यादा वही समझती थी। उसी समय डॉक्टर ली, जो डॉक्टर झांग की असिस्टेंट होती है, जल्दी से कमरे में आती है। मुझे देखते ही वह भी हैरान रह जाती है। फिर वह तुरंत पूछती है, हान शियाओयान कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आई? जिस पर वह आगे कहती है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले जब भी तुम चेकअप के लिए आते थे, हान शियाओयान हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी। तुम्हारी मेडिसिन का हर रिएक्शन उसे याद रहता था, यहाँ तक कि तुम्हारी डेली हैबिट्स भी उसे तुमसे ज्यादा पता थीं। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? डॉक्टर झांग और डॉक्टर ली की बातें मेरे बिखरे हुए दिमाग में टूटे हुए टुकड़ों की तरह टकराने लगती हैं। आखिर हान शियाओयान को मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता था, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया था? उसे ये कैसे पता था कि मेरी इमरजेंसी मेडिसिन किस पॉकेट में रखी रहती है, कौन सी दवा कितनी लेनी है? ये भी वह हमेशा सिचुएशन के हिसाब से सही सही बता देती थी। और वह हर वक्त मेरे पीछे पीछे क्यों घूमती रहती थी, जैसे कोई ग्लू हो जो मुझसे अलग ही नहीं होना चाहती थी। और फिर वे वेडिंग फोटोज भी। उस फोटो में मौजूद आदमी का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था, जिस पर मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल जन्म लेता है। लेकिन धीरे धीरे वही ख्याल सच जैसा लगने लगता है। डर और उम्मीद दोनों एक साथ मेरे अंदर उमड़ पड़ते हैं। आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मेरी नजर धुंधली हो जाती है। क्या उन फोटोज में मौजूद इंसान मैं ही था? लेकिन अगर वह मैं था, तो मुझे कुछ भी क्यों याद नहीं है? यादों की गहराई में मुझे सचमुच एक धुंधली सी फिगर दिखाई देती है, हान शियाओयान। वह मुस्कुराते हुए मेरा नाम पुकारती है, मगर उसके और मेरे बीच जैसे घना कोहरा फैला हुआ रहता है। मैं चाहे जितनी कोशिश करूं, उसका चेहरा साफ नहीं देख पाता, जिस पर मेरे सिर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। रोशनी और अंधेरा बार बार बदलने लगते हैं। डॉक्टर झांग और डॉक्टर ली की घबराई हुई आवाजें मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। लेकिन अगले ही पल मेरी चेतना पूरी तरह खत्म हो जाती है। एक ऑपरेशन पूरे 1 दिन और 1 रात तक चलता है। बेहोशी के दौरान मुझे कई जानी पहचानी आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ पास से, कुछ बहुत दूर से। वे सब चिंता से भरी हुई होती हैं। आखिरकार मैं भारी पलकों को खोलने में सफल हो जाता हूँ। सबसे पहले मेरी नजर एक जोड़ी लाल और सूजी हुई आंखों पर पड़ती है। वे आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और बिना पलक झपकाए मुझे देख रही होती हैं। वह हान शियाओयान होती है। वह मेरा हाथ कस कर पकड़े रहती है। उसका हाथ ठंडा होता है और हल्का कांप भी रहा होता है। तभी डॉक्टर ली खुश होते हुए अंदर आती हैं। उनके हाथ में नई स्कैन रिपोर्ट होती है। जियांगची, तुम जाग गए, बहुत अच्छा हुआ। ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा है। डॉक्टर झांग ने तो खास तुम्हारे लिए 1 साल विदेश में ट्रेनिंग ली थी, इसी सर्जरी की तैयारी के लिए। देखो, ट्यूमर पूरी तरह निकाल दिया गया है। जिस पर कमरे का दरवाजा फिर से खुलता है। डॉक्टर झांग थके हुए चेहरे के साथ अंदर आते हैं। हान शियाओयान तुरंत मेरा हाथ छोड़कर उनके पास जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। डॉक्टर झांग, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह घबराकर पूछती है, क्या जियांगची की मेमोरी वापस आ सकती है? डॉक्टर झांग हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं,
मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा फर्ज था, लेकिन इतने सालों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है तो वह तुम हो शियाओयान। तुमने कभी जियांगची का साथ नहीं छोड़ा। उनकी बात खत्म होते ही ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग पर लगा कोई सील टूट जाता है। मैं हान शियाओयान को देखता हूँ जो आंसुओं से भीगी खड़ी रहती है, और तभी पता चलता है कि कमरे में न जाने कब से कितने लोग जमा हो चुके हैं। कुछ चेहरे परिचित लगते हैं, कुछ अजनबी, और उसी पल यादों का सैलाब टूट पड़ता है, जैसे कोई विशाल बांध अचानक टूट गया हो। सब कुछ याद आने लगता है। मुझे याद आता है कि यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले हान शियाओयान मेरे साथ हॉस्पिटल आई थी। फाइनल प्री सर्जरी चेकअप के दौरान मैं अचानक बेहोश हो गया था। उस समय डॉक्टर ली ने गंभीर चेहरे के साथ हान शियाओयान से कहा था, ट्यूमर बहुत खतरनाक जगह पर है, यह ब्रेन नर्व्स को दबा रहा है, सर्जरी का रिस्क बहुत ज्यादा है, और ऑपरेशन के बाद मेमोरी लॉस होने की संभावना भी काफी ज्यादा है। जिस पर हान शियाओयान मुझे कसकर गले लगा लेती है। उसके आंसू मेरे कपड़ों को भिगो देते हैं, लेकिन वह फिर भी दृढ़ आवाज में कहती है, बस जियांगची जिंदा रहे। अगर वह पूरी दुनिया को भूल जाए, अगर मुझे भी भूल जाए, तब भी कोई बात नहीं। अगर उसे एमनेशिया हो जाए तब भी मैं उसे दोबारा मुझसे प्यार करना सिखाऊंगी। इसके बाद ट्यूमर लगातार बढ़ता रहता है। देश के अंदर मेडिकल टेक्नोलॉजी सीमित होती है। विदेश के कई हॉस्पिटल्स भी सर्जरी करने से मना कर देते हैं क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मेरी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। सिलेक्टिव मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है। कभी कुछ याद रहता है, कभी सब भूल जाता हूँ, और पेनकिलर पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी हान शियाओयान हार नहीं मानती है। वह चुपचाप मेरे पास बनी रहती है, मेरी यादें वापस लाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करती है। एक के बाद एक एनकाउंटर प्लान करती है, जिस पर मुझे आखिर समझ आता है कि कैंपस ब्यूटी अचानक इतनी चिपकू क्यों बन गई थी। यह सब सिर्फ मेरे लिए था। वह अपने ऊपर एक फेक आर्मर पहनकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। भले ही उसके तरीके अनाड़ी थे, लेकिन उसकी जिद कभी खत्म नहीं होती थी। जिस पर मुझे यह भी समझ आता है कि उसके रूममेट्स, मेरे रूममेट्स किनशैंग, यहाँ तक कि एकेडमिक एडवाइजर तक, उन सभी सिचुएशंस में जानबूझकर शामिल होते थे। वे सब मिलकर हमारी मदद कर रहे थे। वे सभी एक ऐसी जाल बुन रहे थे जिसमें प्यार, उम्मीद और यादें भरी हुई थीं। हमारी पहली मुलाकात, किनशैंग के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट, हैप्पी फार्म वाला इंसिडेंट, स्कूल कॉरिडोर की मुलाकात, यहाँ तक कि चू जियांगली भी, सब कुछ मेरी मेमोरी वापस लाने की योजना का हिस्सा था। जिस पर आखिर मुझे एहसास होता है कि जिस चीज को मैं सब्स्टिट्यूट लव समझता रहा, उसके पीछे सैकड़ों दिनों की मेहनत छिपी हुई थी। हर बार उम्मीद टूटने के बाद फिर से शुरुआत करने की हिम्मत छिपी हुई थी, और सबसे बढ़कर हान शियाओयान का वह प्यार छिपा हुआ था जिसने अपनी सारी ताकत दांव पर लगा दी थी। तभी हान शियाओयान की उत्साहित आवाज मुझे वर्तमान में वापस खींच लाती है, जियांगची, जियांगची। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। उसके हाथ भीग जाते हैं जिन्हें वह अब तक मजबूती से पकड़े रहती है। मैं उसका हाथ वापस पकड़ लेता हूँ। शियाओयान, मेरी आवाज कांपने लगती है। तुमने बहुत कष्ट सहा है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया, तुम्हें इतने दुख दिए। यह सुनते ही हान शियाओयान खुद को रोक नहीं पाती। वह रोते हुए मेरी बाहों में कूद पड़ती है। हम दोनों छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। सारे डर, सारी तकलीफें, इंतजार का दर्द और दोबारा एक दूसरे को पाने की खुशी, सब कुछ उन गर्म आंसुओं में घुल जाता है। वह मेरी छाती से लगकर सुबकते हुए कहती है, सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से मेरी कैंपस ब्यूटी वाली इमेज पूरी तरह खत्म हो गई। मैं तो किसी ग्लू की तरह तुम्हारे पीछे चिपकी घूमती रही। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, ठीक है, सारी गलती मेरी है, मेरी प्यारी लिटिल ग्लू मिस। अब रोना बंद करो, ज्यादा रोगी तो सुंदर नहीं लगोगी। तभी कमरे में मौजूद बाकी लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक कहता है, अरे भाई, ये आदमी रोज हमें समझाता था कि हान शियाओयान एक घमंडी कैंपस ब्यूटी है, अमीर है, खूबसूरत है, बस दूर से देखने लायक है। दूसरा तुरंत बोल पड़ता है, और खुद कैंपस ब्यूटी के लिए कंपटीशन भी करता रहता था। जिस पर किनशैंग हंसते हुए कहता है, हान शियाओयान तो पहले से ही कैंपस ब्यूटी थी, उसे इमेज बिल्डिंग की क्या जरूरत थी? अगर तुम उसकी कदर नहीं करते तो मुझे दे दो। यह सुनकर मैं तुरंत उठकर उसे मारने दौड़ता हूँ, लेकिन गलती से सर्जरी वाली जगह पर जोर पड़ जाता है, जिस पर दर्द से मेरी चीख निकल जाती है। हान शियाओयान घबराकर मुझे वापस पकड़ लेती है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैं गुस्से का नाटक करता हूँ, लेकिन चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद आ जाती है। फिर मेरी नजर बगल में खड़े दूसरे शख्स पर जाती है। यांगशु, तुम तो उससे भी बड़े खिलाड़ी निकले। शियाओयान के साथ फेक कपल बनकर जो इंटीमेट फोटोज खिंचवाई थी और हर बार मेरे सामने जो प्रोवोकिंग लुक देते थे, वह एक्टिंग तो ऑस्कर लेवल की थी। जिस पर यांगशु अपनी नाक खुजाते हुए अजीब सी हंसी हंसता है। शायद मेरे उस लुक से वह थोड़ा डर गया था, जिसमें मैं उसे जिंदा निगल जाने जैसा घूर रहा था। इसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता हूँ और रेगुलर चेकअप के लिए वापस जाता हूँ, तब डॉक्टर मेरी नई रिपोर्ट देखते ही राहत की सांस लेते हैं। उनके चेहरे पर लंबे समय बाद पूरी तरह निश्चिंत मुस्कान दिखाई देती है। यह सचमुच एक मिरेकल है जियांगची। ट्यूमर को पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है और लेटेस्ट ब्लड टेस्ट के मुताबिक कैंसर मार्कर
चक्रस भी पूरी तरह नॉर्मल हो चुके हैं। तुम्हारी रिकवरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी है। यह सुनकर हान शियाओयान और मैं एक दूसरे का हाथ और कसकर पकड़ लेते हैं। हमारी उंगलियां आपस में मजबूती से जुड़ी रहती हैं, जिस पर वह मेरी तरफ मुड़कर देखती है। उसके चेहरे पर चमकती मुस्कान खिड़की के बाहर खिले फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। उसे देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। मैं उसकी कमर को अपनी बाहों में खींच लेता हूँ और झुककर उसके होंठों को चूम लेता हूँ। हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं, जैसे उन सभी खोए हुए दिनों की भरपाई करना चाहते हों, जैसे उन सभी बिछड़नों और दर्दों को मिटा देना चाहते हों जिनसे हम गुजर चुके थे। काफी देर बाद जब हम दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से अलग होते हैं, जिस पर हान शियाओयान सिर उठाकर मुझे देखती है। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही होती हैं। फिर वह बेहद कोमल लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, जियांगची, चलो शादी कर लेते हैं। इसके बाद हम पहाड़ों पर बने एक मशहूर टॉयस्ट टेम्पल में जाते हैं। वहां के मास्टर से अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभ दिन चुनने की रिक्वेस्ट करते हैं। फिर मैं गिफ्ट्स लेकर हान शियाओयान के पेरेंट्स से मिलने जाता हूँ। मेरे दिल में काफी घबराहट होती है। मुझे डर लगता है कि कहीं वे मुझे ठुकरा न दें। आखिर मैं एक ऐसा इंसान था जिसने गंभीर बीमारी झेली थी और साथ ही मैं एक अनाथ भी था। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा होता है। हान शियाओयान के मॉम डैड की आंखें लाल हो जाती हैं। वे मेरा हाथ कसकर पकड़ लेते हैं, फिर भावुक होकर कहते हैं, बेटा, बस तुम वापस आ गए, यही काफी है। ये घर हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। यह सुनकर मैं हैरान रह जाता हूँ। तब पता चलता है कि हमारे दोनों परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे। मेरे मॉम डैड के प्लेन एक्सीडेंट के बाद हान फैमिली हमेशा चुपचाप मेरी मदद करती रही थी और हान शियाओयान तो बचपन से ही मेरे साथ रहती आई थी। प्राइमरी स्कूल से लेकर आज तक वह हमेशा मेरी देखभाल करती रही। मेरी अंधेरी जिंदगी में वही एकमात्र रोशनी बनकर खड़ी रहती थी। शादी से पहले हम दोनों मॉम डैड की ग्रेव पर भी जाते हैं। मैं हान शियाओयान का हाथ पकड़कर कब्र के सामने खड़ा होता हूँ और गंभीर आवाज में कहता हूँ, मॉम डैड, आपका बेटा शादी करने जा रहा है और जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ वह दुनिया की सबसे शानदार लड़की है। जिस पर हान शियाओयान सफेद लाइल्स का एक बुके कब्र के सामने रखती है। फिर धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, मॉम डैड, आप दोनों निश्चिंत रहिए। मैं और जियांगची हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए, हम हाथ पकड़कर साथ बूढ़े होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। इसके बाद हमारी वेडिंग बेहद धूमधाम से होती है। वेडिंग नाइट पर सबसे पहले यांग शिव कमरे में घुस आता है और उसके पीछे छू जियांगली भी आती है। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है, हालांकि उसकी आंखें थोड़ी लाल होती हैं। फिर वह कहती है, जियांगची, मैंने सच में कभी तुम्हें पसंद किया था, लेकिन तुम दोनों की स्टोरी बहुत खास है। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जिस पर मैं मुस्कुराकर उसे धन्यवाद देता हूँ। आखिरकार सारी रस्में खत्म हो जाती हैं और हमारी वेडिंग नाइट शुरू होती है। कमरे में गर्म नारंगी रोशनी फैली हुई होती है। हम दोनों ने थोड़ी वाइन पी रखी होती है, जिसकी वजह से हमारे गाल हल्के लाल हो चुके होते हैं। इतने सालों से दबे हुए जज्बात आखिरकार बाहर आने लगते हैं। मेरी आंखें फिर से नम हो जाती हैं। मैं हान शियाओयान को देखते हुए धीरे से कहता हूँ, शियाओयान, आज के दिन तक पहुंचने के लिए तुमने कितनी तकलीफें सही हैं। कितनी बार मेरे सब कुछ भूल जाने के बाद भी मेरे साथ खड़ी रहीं। कितनी बार मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया और न जाने कितनी रातें बॉयज डॉर्मेटरी के नीचे अकेले बिताई। यह कहते कहते मेरी आवाज भर्रा जाती है। जब मैं सोचता हूँ कि उसने कितनी बार टूटने के बाद खुद को दोबारा संभाला होगा, तब मेरा दिल दर्द से भर जाता है। मैं और कुछ नहीं कह पाता, बस आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस पर हान शियाओयान धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है और मेरे चेहरे से आंसू पोंछ देती है, लेकिन उसकी अपनी आंखें भी आंसुओं से भरी होती हैं। वह मुस्कुराकर कहती है, तुम कितने बेवकूफ हो, चोट तो मुझे लगी थी, फिर तुम क्यों रो रहे हो? मैं कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और अगले ही पल उसे गहराई से चूम लेता हूँ। उस किस में हमारी सारी तकलीफें, सारे आंसू और सारी अधूरी यादें समा जाती हैं। उन सभी इंतजारों का अंत हो जाता है, उन सभी दर्दों का भी, जिस पर मैं मन ही मन एक वादा करता हूँ, अब मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा।